Welcome back, class 8th. एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारे साथ। चैप्टर नंबर 3 है हमारा ऑल अबाउट मिनरल्स। तो मिनरल्स में हमने देखा कि कितनी तरह के मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज, टाइप्स, एंड अवेलेबिलिटी इन्वॉल्व। देखिए, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कोई मिनरल हार्ड होता है, कुछ मिनरल्स सॉल्यूबल होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो मतलब कि हमारी बॉडी के लिए यूज में आते हैं और कुछ मिनरल्स हमारे कमर्शियल या इकोनॉमिकल यूज में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ मिनरल्स के कलर होते हैं, कुछ मिनरल्स विदाउट कलर होते हैं। ठीक है। कुछ मिनरल्स के बारे में हमने देखा था कि मिनरल्स के टाइप देखे थे। कुछ फेरस थे, मतलब मेटेलिक थे। मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस, आयरन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता था। उसके बाद कुछ मिनरल्स थे नॉन मेटेलिक, जैसे कि बॉक्साइट, कॉपर, बॉक्साइट, लेड। ठीक है। और फिर कुछ थे मिनरल्स जो कि थे हमारे पावर सोर्सेस, मतलब उनसे हम कोल एंड पेट्रोलियम जैसे हो गया। पावर रिसोर्सेस मतलब कि एनर्जी जिनसे हम डिराइव कर सकते हैं, जिनसे हम एनर्जी ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था अवेलेबिलिटी इन वर्ल्ड, दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा मिनरल अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो है आयरन, कोल, कॉपर, ये सारे मिनरल्स मिल रहे थे। इसके अलावा साउथ अमेरिका में हमारे ब्राजील जो था वो आयरन ओर का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है। यूरोप में भी आयरन ओर मिल रहा था। ये सारे पार्ट हमें बताते हैं कि हमें कौन सी जगह क्या चीज मिल रही है। अब हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। मिनरल्स इन इंडिया, इंडिया में कौन सी जगह कौन सा मिनरल मिलता है। ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। आयरन कहाँ कहाँ और किस तरह मिलता है। ठीक है। आयरन देखिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट है। देखिए आयरन के ऊपर बाकी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। देखिए मशीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन। अगर आयरन से मशीन्स ही नहीं बनेंगी, आयरन ही नहीं होगा हमारे पास, तो हम कैसे अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, बैकअप करेंगे। तो आयरन हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट है। और आयरन कहाँ कहाँ मिल रहा है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन सारी जगह पर हमें आयरन ओर मिल रहा है। ठीक है। ये सारी जो जगह है यहाँ पर हमें इंडिया में आयरन की अवेलेबिलिटी है। इंडिया में आयरन इन सारी जगहों पर मिलता है। अब इंडिया में जो आयरन ओर मिल रहा है ना, उसका नाम है मैग्नेटाइट। ये कुछ सबसे अच्छी ग्रेड होती है आयरन की।
वो इंडिया में मिलती है। आयरन की कुछ सबसे अच्छी ग्रेड्स में से एक है मैग्नेटाइट, जो कि इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में हम उसे पा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है उससे एक्चुअली एल्यूमिनियम निकलता है। बॉक्साइट का खुद का यूज नहीं है, एल्यूमिनियम पाने के लिए हम उसे निकालते हैं। तो बॉक्साइट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमिक सपोर्ट का। अब देखिए एल्यूमिनियम किस चीज में काम में आता है। एल्यूमिनियम हमारे काम में आता है यूटेंसिल्स के और एयरप्लेन पार्ट्स बनाने के। एरोप्लेन जो होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि एल्यूमिनियम से या बॉक्साइट से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए हम बॉक्साइट की इंपॉर्टेंस मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी सारी जगहों पर काम में आता है। देखिए जहां पर आयरन मिलता है मोस्ट प्रोबेबली वहीं पर ही हमें बॉक्साइट मिल जाएगा, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मिलता है बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ आयरन भी मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है। उसके अलावा एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और कौन सी जगह हो गई, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, यहां सब जगह पर क्या मिल रहा है, हमें बॉक्साइट मिल रहा है। देखिए आयरन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन एल्यूमिनियम को भी हम आयरन की तरह या आयरन के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो एल्यूमिनियम है उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये लाइट वेट होता है, मतलब हल्का होता है। ठीक है, और इसको प्रोसेस करना भी थोड़ा आसान होता है। आयरन तो कितना भारी होता है, आजकल आपने देखा होगा पहले लोहे के गेट बना करते थे, अब आजकल क्या हो गया, या तो स्टील के या फिर एल्यूमिनियम के गेट्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ भी आयरन के जैसी होती है, लाइट वेट होता है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, मेटल्स में जो कंडक्टिविटी मतलब हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, कंडक्ट करना, वो भी अच्छी होती है, गुड होती है। ठीक है, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हमारे मेटल्स में, आयरन एंड बॉक्साइट। अब हम पढ़ेंगे माइका। माइका मैंने आपको बताया था अभ्रक जिसे बोलते हैं। अगर आप लोग कभी यहाँ आसपास गए हो तो यहाँ बहुत जगह पर इजीली अभ्रक अवेलेबल है, दिख जाती है, आप इजीली देख सकते हैं, वो जमीन पर ऊपर ही अलग चमकती हुई दिख जाती है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। अब देखिए माइका जो होती है वो एक ना प्लेट्स के तौर पे होती है, इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो आप जब उसे तोड़ेंगे ना तो वो ऐसे प्लेट्स की तरह निकल के आ जाएगी आपके हाथ में। ठीक है, और जब आप उसे तोड़ेंगे ना तो वो इतनी इजीली टूट जाती है, इतनी नाजुक होती है। ठीक है, अब देखिए माइका के कलर्स बहुत सारे होते हैं, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे। ठीक है, इस तरह से माइका बहुत सारे कलर्स की हो सकती है, और ये एक अच्छा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है या इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब कुछ चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देती है अपने आर पार, कुछ चीजें होती हैं जो फ्लो नहीं करने देती, ये उनमें से एक है। तो इसको हम इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा काम आता है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इसका यूज है।
अब देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ये 3 जगह पर ये बहुतायत में मौजूद है, मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। और इंडिया इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल है ये। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, ये हो गया हमारा माइका। अब नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर भी आप जानते हैं, कॉपर अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, कॉपर सेम तरह से काम में आता है। आपने सुना होगा एसी में कॉपर वायरिंग होती है, आयरन की तरह काम में आता है और एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल होता है। कॉपर थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, बजाय बाकी किसी मेटल के। ठीक है, वही थोड़ा सा महंगा होता है। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में काम में आता है और बर्तन बनाने के काम में आता है। आपने सुना होगा तांबे के बर्तनों में खाना खाते थे पहले लोग। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है और इसकी हमारे रिलीजियस वैल्यू भी है। थोड़ा सा कॉपर तांबे के बर्तन यूज करते हैं ना हम पूजा वगैरह में। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? राजस्थान, एमपी एंड झारखंड। इन 3 जगह पर ये अवेलेबल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। ठीक है, ये हो गया कॉपर। नेक्स्ट है हमारा मैंगनीज। अब देखिए मैंगनीज किस काम में आता है? स्टील बनाने के, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के और पेंट बनाने के। पेंट जो होता है उसमें अवेलेबल होता है ये। अब देखिए हम जो कीड़ों को मारने के लिए स्प्रे करते हैं ना, किस पर? हमारी फसलों पर, हमारे घर के किसी कोने में जहां पर इंसेक्ट्स रहते हो, उसमें मैग्नीज अवेलेबल होता है। मतलब ये चीज उसमें मिलाई जाती है। क्या था? स्टील बनाने के काम में आता है। ठीक है, इस तरह से मैंगनीज काम में आता है। अब देखिए हम क्यों कहते हैं कि हमारे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो नहीं डालने चाहिए फसलों में, क्योंकि ये सब चीजें हमारे फाइनली हमारे अंदर जाती हैं। क्योंकि जब हम इंसेक्टिसाइड्स एक बार स्प्रे कर देते हैं तो वो क्या करता है, स्प्रे उसको लेकर के फसलों पे रहता है और वो धीरे धीरे अंदर पेड़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर हम उसी को खा लेते हैं। फिर हमारे अंदर क्या हो जाता है, कुछ ऐसे मिनरल्स चले जाते हैं जो कि खाने योग्य नहीं होते, है ना। अब देखिए जिससे कोई कीड़ा मर रहा है वो चीज हमारे खाने योग्य तो नहीं होगी, ये पक्की बात है ना। मतलब वो थोड़ी हार्मफुल ही होगी, जहरीली होगी, है ना, या उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे आलू का छिलका है, वो होने को तो प्लांट का प्रोडक्ट है लेकिन हम उसे खाते हैं क्या? नहीं खाते। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो खाने योग्य नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पेड़ से मिल रही है तो हर चीज खाई ही जाए। कुछ पेड़ जहरीले भी होते हैं, उन्हें कहाँ खाते हम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें खाने योग्य नहीं होती उनमें से, इसीलिए इंसेक्टिसाइड्स के यूज को मना किया जाता है कि ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए फसलों पर। फिर क्या होता है, उससे कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंगनीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन जगहों पर मैग्नीज अवेलेबल है। इन जगहों पर अवेलेबल है का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप खोदोगे पहले थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, तो यहाँ पर ये वाला मिनरल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ही जमीन पर ही पड़ा हुआ मिल जाता है। अवेलेबल है मतलब जमीन के अंदर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर। ठीक है, अब देखिए ये ना सीमेंट इंडस्ट्री में काम में आता है सबसे ज्यादा। तो ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम में आता है, जिप्सम बनाने के काम में आता है। जिप्सम वो होता है जो हैंड टू हैंड जम जाता है ना, सीमेंट घोल करके एकदम से हैंड टू हैंड जम जाता है। ठीक है, ओके। अब ये मिल कहाँ कहाँ रहा है? बिहार, झारखंड, देखिए झारखंड में काफी सारी चीजें मिल रही है, आपने नोटिस किया हो तो। झारखंड, उड़ीसा, इन दो जगहों पे, और एक राजस्थान भी। यहाँ पर क्या है? रेत मिट्टी है पथरीली, पत्थरों में मिलते हैं हमें सबसे ज्यादा मिनरल। तो राजस्थान में क्या है? मिनरल्स इसीलिए अवेलेबल ज्यादा है। झारखंड में भी सेम केस है, पथरीली मिट्टी है, पथरीली मिट्टी में हमेशा मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे। पत्थर मतलब मिनरल, पत्थर खुद ही मिनरल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ और एमपी, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, इन जगहों पर हमें मिल रहा है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारा काम कहाँ आ रहा है? सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्रीज में। ठीक है, लाइमस्टोन चूना पत्थर और किस काम आएगा? ठीक है, घर बनाने करने इन सब चीजों में काम में आता है ज्यादातर चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर अवेलेबल है? गोल्ड को हम कहाँ यूज करते हैं? देखिए सबसे पहले तो गोल्ड अब तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है, कॉस्टली मिनरल है। ज्वेलरी में यूज होता है, कर्नाटका की कोलार माइंस में अवेलेबल है। कोलार माइंस नाम से होगा, आपने सुना होगा अगर कभी। कोलार माइंस हैं, कोलार गोल्ड माइंस हैं एक्चुअली। ये दुनिया की कुछ डीपेस्ट माइंस में से है, मतलब सबसे ज्यादा अंदर घुस करके हमें इसे निकालना पड़ता है, डीप, बहुत ज्यादा गहराई में जा करके। ठीक है, ये हो गया हमारा गोल्ड माइन। गोल्ड हमारे यहाँ सिर्फ कर्नाटका में ही मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट होता है हमारा नमक। अब ये कहां कहां अवेलेबल है? सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कहां मिल रहा है? जहां जहां समुद्र है। कहां से मिल रहा है? ओशन से, लेक से। आप जानते हैं ओशन ऑलरेडी खारे होते हैं, नमक की बहुत ज्यादा उनमें अवेलेबिलिटी होती है, और रॉक्स से। ठीक है, जहां पर भी कुछ भी नमक वाली झीलें होंगी, ओशंस होंगे, या फिर कुछ ऐसे पत्थर जो कि नमक की फॉर्म में जमे। आपने देखा होगा नमक जब साबुत आता है तो वो कैसे पत्थर की तरह जमा हुआ होता है ना, यूज्ड इन फूड। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया सॉल्ट को। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिलिकॉन की।
सिलिकॉन आजकल बहुत ज्यादा काम में आने लग गया है। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल बना दिया है जो रबर की तरह वर्क करता है और फिर ठीक है। अब आपने सुना होगा सबसे ज्यादा यूज इसका है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है। और इसकी कहां से मिलता है? क्वार्ट्ज से, ठीक है। और आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली नाम भी है एक अमेरिका में, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर्स के वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रखी हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम ही सिलिकॉन वैली रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखो मिनरल की जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो ये हमारे मिनरल्स हमें अवेलेबल हैं, इनका हिसाब किताब कैसे है, मतलब क्या प्रोसीजर है इनका यूज करने का, कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है, और बस या खोद कर बस निकाले ही जा रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं है कि हम किस तरह से इसे यूज करें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे, कोई मतलब नहीं है, बस निकाले जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। अब देखिए ये जो मिनरल्स हैं ये हर दिन तो नहीं पैदा हो जाएंगे, इनको बनने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। बन जाएंगे वापस लेकिन टाइम लगेगा, इन्हें चाहिए करोड़ों साल, ठीक है। एक पत्थर को फॉर्म होने में जब इतने ज्यादा साल लग रहे हैं, एक थैली को डिकम्पोज होने में कोई टाइम ही नहीं, कोई इनफाइनाइट टाइम है जब वो डिकम्पोज होगी, शायद वो कभी डिकम्पोज होगी ही नहीं। तो फिर हम मिनरल्स को इतना ज्यादा यूज करते हैं, आए दिन यहां से मिनरल निकाल लिया, वहां से मिनरल निकाल लिया, उससे क्या होता है? वेस्टेज। मिनरल्स बस निकाले जा रहे हैं और अर्थ क्या हो रही है? बंजर होती जा रही है, अर्थ खराब हो रही है, अर्थ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे? बार बार लगातार हम अर्थ को खोदते रहेंगे तो उसकी जो प्लेट्स हैं, उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है अर्थ के अंदर, जो हमारी कोर, क्रस्ट और जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है, वो सारा होता है डिस्टर्ब। जब आप लगातार मीलों नीचे तक उसे डग करके उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उन्हें बाहर निकालते रहेंगे, तो क्या होगा? एक दिन वो मिनरल वहां से तो खत्म हो जाएगा और अर्थ हो जाएगी डिस्ट्रॉय, एक्सटिंक्शन या लेस अवेलेबिलिटी। मतलब आप निकाले ही जा रहे हो और अब क्या हो गया? या तो वो पूरी तरह से खत्म हो गया वहां पर वो मिनरल, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। अब उसको वापस बनने में कितना टाइम लगेगा कह नहीं सकते, शायद इतना टाइम कि हम तो जिंदा नहीं रहेंगे तब तक, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना फायदा देख रहे हैं, बस हमने निकाल लिया, हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब ये नहीं सोच रहे कि आगे आने वाली जनरेशन, जो अब जो बच्चे बड़े होंगे, फिर उनके जो बच्चे होंगे, फिर उनके जो बच्चे होंगे, उनको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, उनको कहाँ से हम लेकर के आएंगे ये सब चीजें जो हमें जो हम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर वाले लोग, हमारा फ्यूचर जो है वो कहाँ से लेकर आएगा? तो मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मिनरल्स के साथ तो ये है कि कंजर्वेशन का मतलब है उसको बचाना, और बचाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक तो सस्टेन्ड यूज, मतलब अच्छी तरह से उसे यूज करना, तरीके से यूज करना, उसका मतलब फालतू उपयोग नहीं करना, और एक है रीयूज, मतलब जो मिनरल बाहर आ चुका है, जो मिनरल एक बार हम निकाल चुके हैं उसको ही वापस से यूज करते रहे। आपने देखा होगा कबाड़ी वाला आयरन लोहा लेके जाता है, क्या करता है वो? उसको रिसाइकिल करता है। रिसाइकिल के बाद क्या होता है? उसका फिर से
न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? फिर वापस से मार्केट में आता है और फिर से रीयूज किया जाता है, क्योंकि एक बार तो आप उसे रीयूज कर ही चुके हो, फिर से वापस से हम आयरन को बेच देते हैं, फिर वापस से वो रिसाइकल होता है, फिर उससे न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको खरीद करके उसको फिर से यूज किया जाता है, फिर से हम उसे आयरन को वापस हम रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। इस तरह से जितना ज्यादा हो सके हर मेटल की और मिनरल की हमें वापस रिसाइकलिंग करनी चाहिए। आयरन तो आयरन, एल्यूमिनियम और स्टील, ये चीजें तो बहुत इजीली रिसाइकल हो जाती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कूलर टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन्हें बेच दिया जाता है। इसके अलावा कढ़ाई और लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, हम आयरन की उनको रिसाइकिल के लिए बेच देते हैं। ठीक है, कबाड़ी वाला जो लेकर जाता है, हम क्या करते हैं, वैसे तो यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, कबाड़ी वाले को उसको दे देना चाहिए ताकि वो उसको रिसाइकिल कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब देखिए हम बात करेंगे पावर रिसोर्सेज की। थर्ड पार्ट था हमारा पावर रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे हमारी उन पार्ट्स की जो हमें पावर दे रही है। ठीक है, पावर देने वाले हमारे 3 पार्ट मेन है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये 3 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है पावर रिसोर्सेज में। अब देखिए पावर रिसोर्सेज को हमने 2 चीज में क्लासिफाई किया है। ठीक है, एक है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, आपको ये दिखाई दे रहा है, पावर रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब देखिए जो कन्वेंशनल है उसमें वो चीजें हैं जो हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और नेचुरल गैस हो गई, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। मैं समझाऊंगी ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मल हो गई, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गए हमारे कन्वेंशनल, मतलब जो हम अब तक यूज करते ही आ रहे हैं, जो हम काफी सारा यूज कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल वो है जो हम यूज कम करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई। ठीक है, और क्या है, एटॉमिक एनर्जी हो गई। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ है हमारे कन्वेंशनल पार्ट, कुछ है हमारे नॉन कन्वेंशनल पार्ट। जैसे कोल और पेट्रोलियम तो आप जानते हैं, कोयला और ये हमारा पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, नेचुरल गैस भी जानते हैं, जब आप पेट्रोलियम निकालते हैं तभी नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो हम वाटर के प्रभाव से बनाते हैं। आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, डायनामो लगा दिया जाता है, एक वाटर को ऊपर से गिराया जाता है, जब वो शाफ्ट घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये कोल और पेट्रोल पे डिपेंडेंट होती है, इन फॉसिल फ्यूल्स को जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, सोलर एनर्जी आप जानते हैं सन की पावर से, विंड एनर्जी विंड की पावर से, बायोगैस में हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि गोबर हो गया और फसलों के बचे हुए पार्ट हो गए, ठीक है, इनसे हम
एनर्जी क्रिएट करते हैं। एटॉमिक एनर्जी होती है एटम्स को, दो तरह के एटम्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करके रिएक्शन करवा करके बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को स्टोर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो होती है हमारी एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बेटर है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।